हाय एवरीवन, अ वार्म वेलकम ऑन बायोलॉजी बाय अमृता रावल। डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इस चैनल पे। एंड मैं यहाँ पर आप लोगों को आज एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ दैट विल बी अ वन शॉट रिविजन ऑफ कंप्लीट चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आज हम ऐसे चैप्टर पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमने ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा होगा इतना सिंप्लीफाइड तरीके से। मैं आप लोगों को जब इसके एग्जांपल्स बताने वाली हूँ बताऊंगी एक एक करके, और इसके हम फंक्शन समझेंगे हर एक चीज के, तो आप लोगों को ऐसे लगेगा वो कि आपके माइंड में छपते जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम इसे बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। हम हर एक चीज को सब कैटेगराइज करके पढ़ने वाले हैं, और आई एम 101% श्योर दैट यू विल नॉट नीड एनी रिविजन आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर एंड डेडिकेटिंग दिस योर टाइम विथ मी फॉर स्टडिंग दिस चैप्टर कंप्लीटली। सो इसका वन शॉट रिविजन करवा रही हूँ और एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट कवर अप करने वाली हूँ इसमें। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात ही नहीं है। इस चैप्टर को मेरे साथ में जल्दी जल्दी से पढ़ लो। जो बच्चे पहली बार के लिए पढ़ रहे हैं ये चैप्टर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, उनके लिए भी बहुत सिंपल होने वाला है। और जो बच्चे इसे रिवाइज कर रहे हैं फॉर देयर एग्जामिनेशन पर्पस, उनके लिए भी बहुत सिंपल ये होने वाला है। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तब हम जिस ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर जाके बात कर रहे होते हैं वो है बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारे बैक्टीरियाज हो गए ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, यूग्लिना हो गया और पैरामीशियम, अमीबा, ये सब बहुत सिंपल सिंपल लेवल के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जिसमें कि इन ह्यूमन वेलफेयर जब हम जोड़ देते हैं टर्मिनोलॉजी को, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, तुम्हारे फायदे की, मेरे फायदे की, इंसानों के फायदे में माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल है। तो चीज खाते हो, सभी लोग खाते होंगे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम खाते हैं जो कि माइक्रोब्स ने हमें बना के दिए हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हम माइक्रोब से बनवाते हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू कैरी करते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं एक एक करके माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या योगदान है। तो देखिए, द कॉमन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ माइक्रोब्स आर गोइंग टू बी कर्ड, डो, toddy, cheese, and there are so many other products of course. These all products are going to be household products, ठीक है, जिनका इस्तेमाल जनरली लोग घर में करते हैं while cooking, preparation of food, etc. तब इनका ज्यादा योगदान आता है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। और माइक्रोब्स जो है बच्चों, इनका बहुत सदियों से इस्तेमाल चला आ रहा है फॉर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, फूड को फर्मेंट करने में। इंस्टेंट मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स और बताती हूँ, जैसे कि अगर आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लिया है, ठीक है, तो पहली बात तो जो भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आप लोगों ने लिया है उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और अगर आपने कोई लिक्विफाइड फॉर्म में आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लिया है तो उसके नाम मैं ज्यादा रिक्वायर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी ने कभी ना कभी कोई आसवाज या आरिष्ट नाम के मेडिकेशंस लिए होंगे, जो कि बैक साइड पे इनका सफिक्स लगता है, जैसे कि द्राक्षासव, ठीक है, और पुनर्नवासव, है ना, अर्जुनारिष्ट, ऐसे बहुत सारे, अशोकारिष्ट, ऐसे बहुत सारे मेडिकेशंस मिलते हैं बच्चों, जिसमें कि जड़ी बूटियों को फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इन मेडिकेशंस को शुगरी सिरप के साथ मिला के, और इन मेडिकेशंस का अल्कोहलिक कंटेंट भी थोड़ा सा बढ़ा के, ताकि इनका ऑब्जॉर्प्टिव प्रोफाइल बढ़ जाए, इन मेडिकेशंस को मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल जमानों से चला आ रहा है हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में और मेडिसिन बनाने में भी, ठीक है। तो हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ देखते हैं। इसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। इसके नाम से डिराइव कर लो काफी सारी बातें। तो लैक्टो मीनिंग मिल्क के रिस्पेक्ट बात हो रही है, बैसिलस मतलब कि रॉड शेप बैक्टीरिया, दिख ही रहा है हम लोगों को रॉड शेप बैक्टीरिया, एसिडो मतलब कि एसिड, ओ फिलस का मतलब होता है लविंग। तो ये मिल्क बैक्टीरिया जो कि एसिड लविंग कैटेगरी का है, ठीक है। ऐसा किसी बैक्टीरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, और इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। तो बच्चों, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है, इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने घर में हाउस होल्ड तरीके से दही जमाते हुए देखा होगा। सो दही जमाते समय हम थोड़ा सा दही पहले से स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम फ्रेशली टेकन मिल्क को थोड़ा गर्म करते हैं और उससे
ज्यादा गर्म स्टेट में नहीं, मतलब कि गुनगुना लेवल पे लेके आते हैं, और फिर हम ये इनोक्यूलम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि पुराना कर्ड जो है उसमें ऐड करते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके और ढक के रख देते हैं ताकि थोड़ा सा हीटेड रहे, ऑप्टिमाइज्ड टेम्परेचर और मॉइस्चर मिल सके। हम देखते हैं जब गर्मियां होती हैं तब ये जो हमने जरा सा उसमें ऐड किया था, इसके कारण से हमारा पूरा का पूरा मिल्क जो है वो सॉलिडिफाइड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कर्ड बोलते हैं। कर्ड प्रिपरेशन जो है वो अधिकतर इंडियन लोग अपने घर में कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस। तो ये कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरियाज का हम इस्तेमाल करते हैं, इन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हमने भी पढ़ा, ये सब चीजें बहुत सिंप्लीफाइड लिखी हुई है। A small amount of curd is added to the fresh milk as a starter. ठीक है, I will say this terminology will be better when we will use the term inoculum for this. इनोक्यूलम का क्या मतलब होता है बच्चों, हिंदी में हम इसके जामन बोलते हैं। जामन का मतलब है थोड़ा सा अमाउंट दही का जो हमने दही जमाने के लिए ऐड किया, उसे हम जामन बोल देते हैं, ठीक है। विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैसिलस। बच्चों छोटे से भी इनोक्यूलम के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे, ऑफकोर्स, बिकॉज बैक्टीरियाज आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। वो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अगर हम एक चम्मच भी ले रहे हैं तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज विल बी प्रेजेंट इन दैट। लैक्टिक एसिड बैसिलस एट सूटेबल टेम्परेचर, टेम्परेचर का बहुत सूटेबिलिटी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए मिल्क, जब हम उसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस का थोड़ा सा स्टार्टर या इनोक्यूलम ऐड कर रहे हैं तो एक ऑप्टिमाइज लेवल का टेम्परेचर उसका होना चाहिए, और ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो प्रॉपरली कर्ड नहीं बनेगा। अगर बहुत ज्यादा गर्म ले लिया कर्ड नहीं बनेगा, बहुत कम ले लिया, ठंडा ले लिया, कर्ड नहीं बनेगा। तो कर्ड बनाना है अगर हमें तो उसे ऑप्टिमाइज टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा लैक्टिक एसिड बैसिलस मल्टीप्लाई करेगा और वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बताती हूँ, जब बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू इस चीज का कन्वर्जन हो रहा होता है तब बैक्टीरियाज जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए विटामिन बी भी प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी मात्रा में, जिसमें कि विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरियाज। तो जब बैक्टीरिया ओवर ग्रो हो रहे हैं तब वो ढेर सारा विटामिन B12 अपने अंदर सिंथेसाइज करवा रहे होते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं कि कर्ड खाने से हमारी विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी कवर अप हो सकती है, ठीक हो सकती है। क्यों? क्योंकि कर्ड के अंदर ढेर सारा अमाउंट ऑफ विटामिन B12 होगा, बिकॉज उसमें ढेर सारा अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड बैसिलस भी होने वाला है, ठीक है। सो देयर हाउ वी कैन से वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अवर मिल्क बाय forming it, we can say changing it into curd, and there will be so much of vitamin B12 in it, जो कि हम खाएंगे तो we will be nutritionally enhanced, ठीक है। अब इस समय पर जब ये लैक्टिक एसिड बैसिलस मिल्क को लैक्टिक एसिड रिच बना रहा है, माने कि कर्डलिंग कर रहा है, तब उस समय पर मिल्क के जो प्रोटीन्स हैं जिसको हम केसीन बोलते हैं, उसको ये एक ऐसे स्टेट में कन्वर्ट करेगा जिसके कारण से कोएगुलेशन होना चालू हो जाएगा। प्रोटीन्स जो है वो सेपरेट होने चालू हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, और कोएगुलेशन के कारण से इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक हो जाता है। इस समय पर जब हम लोग बोलते हैं हमें मिल्क नहीं पचता, काफी सारे ऐसे लोग आपने सुनेंगे जिन्हें मिल्क पचता नहीं है, उन लोगों को कर्ड देने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्ड के अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा डाइजेशन हो चुका होता है मिल्क प्रोटीन का, जिसका नाम होता है केसीन, ठीक है। तो कर्ड विल कंटेन पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन और केसीन, ठीक है। और ये कौन करवा रहा है? दैट विल बी डन और अचीव्ड ओनली बाय द बैक्टीरिया। सो पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क, ठीक है, प्रोटीन स्पेशली, ओके। बच्चों अगर आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार बोल के बता देती हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है ये मेरे से छिप रहा होगा स्टेटमेंट स्लाइड वाला। तो ड्यूरिंग ग्रोथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अब क्योंकि ये एसिडिक नेचर क्रिएट कर रहे हैं तो काफी सारे ऐसे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को ये प्रमोट करेंगे जो बैक्टीरियाज एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड बैसिलस वाले की कर्ड खाने से हम बीमारियों से भी दूर रहते हैं, बिकॉज इट विल बी क्रिएटिंग एन एसिडिक एनवायरनमेंट इनसाइड अवर स्टमक, बिकॉज ऑफ विच द बैक्टीरियाज will be dying if they are found inside our stomach. Which bacteria I am talking about right now is another bacteria which can be infectious to us and not the lactic acid bacillus,
बिकॉज वो तो एसिडोफाइल है, वो तो एसिड में सर्वाइव करना जानता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स अबाउट द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है सभी को। अब हम देखते हैं सैकरोमाइसिस सेरेविसिए। ये एक्चुअली एक प्रकार का ईस्ट है, और अगर आप लोगों को देख के ही समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्डिंग का फिनोमेना तो ईस्ट में ही होता है ना बच्चों। तो ये एक यूनिसेल्यूलर ईस्ट है, और इस ईस्ट का नाम है सैकरोमाइसिस सेरेविसिए। ठीक है, ये जो ईस्ट है इसका क्या योगदान है हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में, ये चेक करते हैं। तो हम जब भी कभी किसी डो को राइस करवाते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों ने अपने घर में कभी ना कभी डो को राइस करवाते हो देखा होगा। जैसे कि अगर कोई साउथ इंडियन फूड प्रिपरेशन चल रही है तो जो बैटर बनाते हैं उसमें थोड़ा सा ईस्ट भी ऐड करते हैं, कभी बैक्टीरिया भी ऐड करते हैं, दोनों तरीके पॉसिबल हैं और दोनों से डो राइस हो सकता है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ईस्ट ऐड करने की। तो आप सभी लोगों ने जलेबी खाई होगी मार्केट में जाके। तो बच्चों, मार्केट की जो जलेबी होती है कई बार तो वो नेचुरली उसको खमीर उठाते हैं बैक्टीरियल वाला, समटाइम्स बहुत फास्ट प्रिपरेशन के लिए वो उसके बैटर के अंदर ये इंस्टेंट ईस्ट डाल देते हैं, जिसके कारण से वो जो डो है वो जल्दी राइज हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा, और फर्मेंटेड डो से जलेबी बहुत अच्छी बनने वाली, बहुत क्रिस्पी बनने वाली है। इट विल बी वेरी डेलिकेशियस और टेस्टी फॉर यू। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट पिज्जा प्रिपरेशन, जैसे पिज्जा का जो बेस बनाते हैं वो बेस जो फ्लफी सा होता है जिसे हम खाने में बहुत अच्छा फील करते हैं, ब्रेड हो गया, ये सब चीजों की प्रिपरेशन में ईस्ट ऐड करते हैं। और इस ईस्ट को हम लोग कई बार बेकर्स ईस्ट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसका इस्तेमाल ज्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। ठीक है, सो डो इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने बताया जो नॉर्मली बैक्टीरिया थोड़ा दही डाल के भी हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं ना, और ईस्ट से भी कर सकते हैं। तो डो यूज्ड टू मेक ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, जिसका नाम होता है सैकरोमाइसिस सेरेविसिए। ठीक है, और ये क्यों राइज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ईस्ट है ना, ये इस फूड प्रिपरेशन के न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करने के लिए एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म अगर वो करेगी तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होने वाला है। ठीक है, और इथेनॉल भी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा जब, तब क्या होने वाला है कि बबल्स उठने चालू हो जाएंगे वो डो में, और इसके कारण से वो जो डो है वो फ्लफी होने चालू हो जाएगा। इट विल बी राइजिंग अप बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने उस डो को बहुत ज्यादा घुमा दिया ना चम्मच से, सो व्हाट विल हैपन, तब वो वापस से CO2 तो इवापोरेट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, वो डो वापस से आपका जो है वो बैठ जाएगा। सो इसे बोलते हैं कि वो डो को ज्यादा भी बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन विल गिव द फ्लफी अपीयरेंस टू द डो. Dough is also used to make foods like idli, dosa, and in addition to different types of breads. It's very tasty. ठीक है, इडली डोसा जहां भी नाम आता है, आई फील लाइक दिस ओनली। ओके, सो दैट इज इट। तो ये हुआ डो के बारे में बात। सैकरोमाइसिस सेरेविसिए का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल नहीं है, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल स्केलिंग में भी आता है, पर अभी हमने हाउस होल्ड देखा सिर्फ। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में टॉडी। जो टॉडी है ये क्या चीज है, तो जिसे आप ये पेड़ देख पा रहे हैं सब लोग, ये पेड़ है पाम ट्री। क्या है ये? पाम ट्री। और पाम ट्री से कन्वेंशनल तरीके से काफी सारे लोग, जहां पे पाम ट्री उगता है, वो एक ड्रिंक बनाते हैं, एक बेवरेज बनाते हैं, और वो बेवरेज फर्मेंटेड बेवरेज होता है। ये फर्मेंटेशन से बनाया हुआ बेवरेज जो होता है, ड्रिंक जो होता है, इसका बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए काफी सारे लोग उसे पीते हैं। ठीक है, सो फर्मेंटेड बेवरेज का नाम होता है टॉडी। और जो ये टॉडी है बच्चों, ये डायबिटिक पेशेंट्स भी लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स भी लेते हैं। इट विल बी डिक्रीजिंग द नेचुरली कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज ऑफ द पर्सन हु विल बी ड्रिंकिंग दैट टॉडी, एंड देयर आर मल्टीपल अदर इस्तेमाल, बहुत सारे यूज हो सकते हैं इसके। ठीक है, सो toddy is a traditional drink of South India. People in South India can make the drink toddy by fermentation of sap from palm trees by bacteria. ठीक है, and not only palm trees, even I have seen काफी सारे लोग कोकोनट ट्री से भी टॉडी बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों मेनली ये सैप फ्रॉम पाम ट्री से ही बनता है। एंड इसके अलावा भी और बहुत सारे ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जो कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बनाए हुए होते हैं,
जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही आसावाज एंड आरिश के बारे में बताया था, तो वो मेडिसिनल यूज के होते हैं लेकिन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बनाए हुए ही होते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दी टॉडी। अच्छा, फिर आता है हमारे पास में प्रोपियोनी बैक्टीरियम शैरमनी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शैरमनी पूरा नाम है इसका, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शैरमनी के जो स्टेन्ड बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, मैंने वो आप लोगों को एक इमेज दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शैरमनी जो होते हैं बच्चों, ये स्विस चीज बनाने में हमारे हेल्प करते हैं। ये वाले चीज को तो कौन नहीं जानता होगा, एवरीवन, शायद सब बच्चे जानते होंगे कि ये वाला जो चीज है ये कार्टून में आता था। और वो कार्टून कौन सा था यार, बता दो मुझे। पर शायद सबको क्लिक हो गया है, लड़ते हुए दो लोग, ऑफ कोर्स। और ये चीज उस कार्टून में दिखाते थे, जब भी हमने देखा है हमारे को ऑटोमेटिकली ये चीज खाने की इच्छा हो जाती है। इट इज वेरी 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 टेम्पटिंग, ठीक है। अभी भी जब तुम पढ़ रहे होगे तब मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा। इतना ज्यादा टेम्पटिंग चीज है ये, स्विस चीज बोलते हैं इसे हम, इतने बड़े बड़े छेद होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम सोचते हैं क्यों हमारे यहाँ पर नहीं मिलता इतना आसानी से, राइट, बिकॉज ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है ना इतना, इसीलिए। तो ये इंडिया के प्रोडक्ट नहीं है, और ज्यादातर लोग फ्रांस में जो रहते हैं वो चीज के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खाते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शैरमनी स्विस चीज बनाने में हेल्प करता है। और भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि अभी रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज को बनाने के लिए भी एक बैक्टीरिया का हेल्प लगता है, रॉकफोर्ट सॉरी फंगस का हेल्प लगता है, बैक्टीरिया का नहीं, हाँ। रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए एक फंगस का हेल्प लगता है। अब एक तुम लोग मुझे बताओ यार, ऐसा चीज तो अपन नहीं खाने वाले, ठीक है। हम सोचते हैं कि तो फफूंद लगा हुआ दिख रहा है, इंडिया में तो ऐसे लोग ब्रेड अगर फफूंद लग जाए तो फेंक देते हैं, राइट। पर ये रॉक फोर्ट चीज जो है, ये रॉक फोर्ट बोलते हैं, ये क्या लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ सफेद काला चट्टान से बना हुआ कुछ दिख रहा है, वैसा कुछ अपीयरेंस इसका आता है। और इसका भी टेस्ट बहुत इनहांस होता है, इसके टेस्ट वैल्यू के कारण से फंगल इन्फेक्शन करवाते हैं चीज में, ताकि उसका एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट आता है और लोग उसको खाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शैरमनी से हमने स्विस चीज बनाया था, और फंगस से हमने रॉकफोर्ट चीज बनवाया है, ठीक है। तो रॉकफोर्ट चीज जो है ये किससे बनाया है, फंगस से बनवाया है, हाँ। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। चीज इज मेड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क यूजिंग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्विस चीज इज मेड बाय बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शैरमनी, एंड बड़े बड़े जो होल्स उसमें आते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया ढेर सारी CO2 लिबरेट करता है, ठीक है। फिर आते हैं रॉकफोर्ट चीज, इट इज मेड बाय राइपनिंग विद अ फंजाई नोन एज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। अब तुम ये मत सोचना कि मैम पेनिसिलियम तो नोटेटम ही होता है सिर्फ, ऐसा नहीं है। पेनिसिलियम के और भी डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, इसमें से एक है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, और ये एक फंजर है जिसके कारण से रॉकफोर्ट चीज बनता है, और इसका बहुत स्पेसिफिक फ्लेवर होता है, और ये फ्रांस में खाया जाता है, ठीक है। So this is about the different we can say products obtained using the microorganisms like bacteria, yeast and fungi for household products, ठीक है। एक और देखते हैं अपन इसका इस्तेमाल, माइक्रोब्स का इस्तेमाल फिश को फर्मेंट करने में भी लोग करते हैं, ठीक है। बच्चों फर्मेंटेड फूड्स को ज्यादा खाना प्रेफरेंस इसलिए देते हैं लोग क्योंकि दे आर इजी टू डाइजेस्ट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि राइस इडली ज्यादा खाना चाहिए, फर्मेंटेड इडली ज्यादा खाना चाहिए, तो उसका रीजन बताओ, क्योंकि हमारी बॉडी को पार्शियल वर्क करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने में, वो आधा तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, माइक्रोब्स ने कर दिया है, ओके। अच्छा, यहाँ पर सोयाबीन और बैम्बू शूट्स को भी हम फर्मेंट कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि तुम लोग को मैंने ये जो दो इमेजेस दिखाए है ना, ये पहला इमेज जो है ये बिफोर वी कैन से फर्मेंटेशन बैम्बू का इमेज है, ठीक है, दिस इज बिफोर फर्मेंटेशन। और बैम्बू का इमेज आफ्टर फर्मेंटेशन देखो ये वाला है, दिस इज आफ्टर फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के बाद में टेक्सचर चेंज हो जाता है, और इसीलिए चीजें जो है उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, तो दे मे बिकम टेस्टी एंड दे बिकम एडिबल, ज्यादा बेटर लोग खाना पसंद कर सकते हैं। तो बैम्बू शूट्स फर्मेंटेड फॉर्म में भी लोग काफी सारे खाना पसंद करते हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल कम करती है बच्चों। फर्मेंटेड फूड्स के ये खासियत मैंने देखी है कि वो किसी भी पर्सन के कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को ज्यादा बेटर रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट यूटिलाइजेशंस ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हमने क्या क्या देखा है अभी, हमने कर्ड देखा, कर्ड में हमने लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल देखा,
डो राइज करवाने के लिए हम लोगों ने बैक्टीरिया का हेल्प भी देखा और एक ईस्ट का हेल्प देखा जिसका नाम था सैकरोमाइसिस सेरेवेसिए। टॉडी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है विच इज मेड यूजिंग दी पाम ट्रीज सैप, ठीक है, एंड प्रिपेयर्ड मेनली बाय द साउथ इंडियन पीपल, सदर्न पीपल। देन चीज की बात करें तो चीज में हमने दो चीजें देखी, दो चीजें वाली चीज देखी। एक चीज देखी हमने चीज है ना, ओके ठीक है। एक जो चीज हमने देखी वो थी स्विस चीज जो कि बहुत टेस्टी दिख रही है, इसके कार्टून का नाम आप लोग को मुझे बताना है कमेंट में। और जो दूसरा हमने चीज देखा है उसका नाम था रॉकफोर्ड चीज जो कि फंजाई इन्फेक्शन से हमने बनवाई थी जिसका नाम था पेनिसिलियम रॉकफोर्ट, ठीक है, ओके दैट इज इट। अब आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी पे। तो बच्चों अब हम देखते हैं माइक्रोब्स का इस्तेमाल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। तो द मेन तो बच्चों अब हम देखते हैं माइक्रोब्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या हो सकता है। इंडस्ट्री से बने हुए क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं। तो जो आसवास एंड आरस्टास आपको बताए थे ना वो इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आने चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेडिसिन है और लार्ज स्केल पे बनते होंगे, ठीक है। और घर में डो बनता होगा, है ना, आजकल तो हालांकि देखा जाए तो मार्केट में भी डो अवेलेबल होता है। जो लोग बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल्स वाले होते हैं जिनको डो प्रिपरेशन का ही टाइम नहीं मिलता, वो लोग मार्केट से बना बनाया डो भी खरीद के खा लेते हैं। कई बार कुछ प्रिपरेशन थोड़ी बहुत उसमें कम लगती हैं उनको, ठीक है। देखो तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें हम बनवा सकते हैं माइक्रोब से। तो द मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स विल बी द फर्मेंटेड बेवरेजेस। जिस भी बेवरेज या ड्रिंक के अंदर फर्मेंटेशन का इस्तेमाल हो रहा है विच कुड बी अल्कोहलिक फर्मेंटेड बेवरेजेस ऑल्सो, वो भी हमारी माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, देन ऑर्गेनिक एसिड्स, alcohols, enzymes, bioactive molecules, and so many other things are made with the help of many microorganisms, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप लोग अगर दिमाग में इमेजिनेशन में सिर्फ बैक्टीरिया लेके आ रहे हो तो यू आर डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी बैक्टीरिया ऑल्सो, इट कुड बी काउंटिंग fungi also, it may count some of the protista also, it can count anything, ठीक है। So production of these products on industrial scale needs growing microbes in very very large vessels called as fermenters। ये देखिए ये जो डिजाइन आपको टैंक्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं फर्मेंटर्स, ठीक है। और यहाँ पर कोई फ्रूट से प्रिपरेशन हो रहा है प्रोबेबली किसी अल्कोहलिक बेवरेज का, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर the fermented beverages. What can be fermented beverages? They can be wine, beer, whiskey, brandy and rum. These are the different fermented beverages prepared with the help of use of microorganisms, ठीक है। अच्छा अब इन सब के अंदर डिफरेंसेस क्या होंगे? They will be differing in the percentage of alcohol firstly and second thing from what thing they are made. किस चीज से बना रहे हैं, ये दो चीजों के कारण से बेवरेजेस डिफरेंट डिफरेंट नाम से आते हैं, ठीक है। These are obtained by fermenting the malted cereals and fruit juices with Saccharomyces cerevisiae और brewer's yeast to produce ethanol। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा था, राइट? तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि Saccharomyces cerevisiae का इस्तेमाल तो हम लोग ईस्ट डो को राइज करने के लिए कर रहे थे, पर यही ईस्ट जो है इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑल्सो। तो मल्टीटास्कर हो गया यार, ये बहुत मल्टीटास्कर सा ईस्ट है और ये बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है हमें। वेराइटी ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया क्या सामान से बना रहे हैं और क्या तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, ये नॉन डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं वाइन एंड बियर, पर विस्की, ब्रांडी एंड रम विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दी डिस्टिलेशन प्रोसीजर ऑल्सो, ठीक है, ऑफ दी फर्मेंटेड ब्रॉथ। उसका डिस्टिलेशन करेंगे उसको हम, समझ आया सबको? तो देखो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। विस्की, रम एंड ब्रांडी इन तीन ड्रिंक्स के बारे में बता रही हूँ मैं। ये तीनों डिस्टिल्ड
डिस्टिल्ड बेवरेज कैटेगरी में आ रहे हैं। देखो वाइन और बियर जो थे वो डिस्टिलेशन फ्री थे, पर विस्की, ब्रांडी एंड रम ये सबके सब डिस्टिल्ड होते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल देखते हैं। So all of these are having approximately similar range of alcohol, but rum is having more alcoholic percentage as we can see 45 to 55% होता है, जो कि विस्की एंड ब्रांडी से थोड़ा सा ज्यादा है। एंड सोर्सेस किस चीज से बनता है, तो विस्की इज मेड आउट ऑफ बार्ले, रम इज मेड आउट ऑफ शुगर केन, गन्ने से बनता है, एंड ब्रांडी इज मेड आउट ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, सो डिफरेंट things will be yielding different kinds of alcoholic beverages which will be varying in the percentage of alcohol as well। ठीक है, चलिए अब आ जाते हम एक पर्सन की डिस्कवरी देखते हैं। सो ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने लैबोरेटरी स्केल पर काफी सारे, आप देख सकते हैं इनका वर्क स्टेशन कितना ज्यादा पेट्री डिश भरा हुआ है। इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करते होंगे ये। ठीक है, इतने सारे फंजाई को कल्चर करते होंगे ये, उनसे कुछ ना कुछ ये एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे थे। तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ठीक है, या पेनिसिलियम नोटेटम, इन दोनों से इन्होंने, ये पेनिसिलियम है, ठीक है, इसको ग्रो करवा दिया ना, तो पूरी कॉलोनी बना ली। पेट्री डिश में एक फंगस ने ओवर ग्रोथ कर ली और अपनी पूरी कॉलोनी डेवलप कर ली। ठीक है, तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ठीक है, जब ये पेट्री डिश जिसमें कि ये फंजाई ग्रो कर रहे हैं, इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम के एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तब ये नोट किया गया कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचने के लिए इस पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नाम की फंजाई ने एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया, और वो एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन जी। ठीक है, और इस पूरे की इन्वेंशन जिसने करी है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया कि बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करते हैं ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचे। उसमें से पेनिसिलियम नोटेटम से बना हुआ पेनिसिलिन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंटीबायोटिक, and that antibiotic was utilized for treatment of many of the bacterial infections caused by many bacteria inside the human। ठीक है, तो इसको देखते हैं, एंटीबायोटिक्स वाले पूरे पोर्शन को कवर अप कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। अब तुम सोचना मत कि बैक्टीरिया बना रहा है, कौन बना रहा है इसको, एक्चुअली फंजाई बना रहा है। फंजाई बना रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट बना रहा है बच्चों, फंजाई ऐसे बना रहा है अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ठीक है, सो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई एंड it is going to kill or retard the growth of another microorganism, of course, and that will be your bacteria now। ठीक है, so penicillin was the first antibiotic discovered by the Alexander Fleming, and Fleming discovered penicillin when he was working on the Staphylococcus bacteria। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक मोल्ड ग्रो कर रही थी एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में, जो कल्चर प्लेट में ये बहुत सारे बैक्टीरियाज, फंजाई इनको ग्रो करवाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि प्रॉपरली क्लीन करके सारे के सारे पेट्री डिशेस को प्रॉपर स्टेराइल करके रख देते थे। ठीक है, कई माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों की पर्सन इतना टायर्ड हो जाता है आउट ऑफ द एक्टिविटीज कि कम्बरसम प्रोसीजर्स के बाद सोचता है कि मैं अगले दिन पेट्री डिशेस को धो लूंगा, अभी तो ऐसे ही रख देता हूँ। तो उन्होंने वैसे ही रख दिया उसको। ठीक है, जब उन्होंने वैसे उसको सिंक में रख दिया, तब उन्होंने क्या चेक किया कि सिंक के अंदर एक पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंजाई का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, सो ही ऑब्जर्व द मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ द अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड व्हिच स्टेफाइलोकोकस कुड नॉट ग्रो। जब उन्होंने उस पेट्री डिश में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने की ट्राई करी, तो बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं ग्रो करता। मतलब कि ऑफ कोर्स की बात है, बैक्टीरिया वहां नहीं सर्वाइव कर पा रहा। तो उस फंगस में ऐसा तो कुछ होगा जिसके कारण से वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा रहा। जब उन्हें ऐसे पता चला कि ये फंजाई कुछ केमिकल बनाती है, तो उन्होंने उसको स्टडी किया और उन्हें पता चला कि वो केमिकल का नाम था पेनिसिलिन, प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो ये वाली बात है। अच्छा, ये इन्हें बात मालूम पड़ी। उसके बाद में जब कोई कंपाउंड डिस्कवर होता है बच्चों, तो फिर वो काफी सारे रिसर्चर्स की नजर में आ जाता है। तब कुछ रिसर्चर्स लाइक अर्नस्ट स्टीन एंड होवर्ड फ्लोरे, इन्होंने इस पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक का पूरा पोटेंशियल जज किया कि कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है,
ये कौन से बैक्टीरिया को मार पाता है, कौन से बैक्टीरिया को नहीं मार पाता, किस कॉन्सेंट्रेशन में ये बैक्टीरिया को मार पाता है, और ये सारी की सारी बातें स्टडी की अर्न्स्ट चेन ने और होवर्ड फ्लोरे ने। ठीक है, तो पेनिसिलिन का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में काफी ज्यादा किया गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, कौन कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का फ्लेमिंग ले लिया, ठीक है, और अर्न्स्ट चेन का चेन ले लिया, और होवर्ड फ्लोरे का फ्लोरे ले लिया। इन तीनों को कलेक्टिवली नोबेल प्राइज मिला था 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। ठीक है, और एंटीबायोटिक इन्होंने निकाली किससे है, पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू क्योर डेडली डिजीज जैसे कि प्लेग, व्हूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रेसी। बच्चों ये जो चारों डिजीज यहाँ पर लिखी है ना, ये चारों डिजीज हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग जो है वो कॉज होता है एक बैक्टीरिया से, इसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, फिर व्हूपिंग कफ जिस बैक्टीरिया से कॉज होता है ना, उसका नाम होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, व्हूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को ही व्हूपिंग कफ बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। डिप्थेरी एंड लेप्रेसी जिसको कॉर्ड भी बोलते हैं, दिस डिजीज विल बी कॉज्ड बाय, एक सेकेंड बच्चों, अंडू नहीं होता ना इसमें एकदम से। सो लेप्रेसी विल बी कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे लेप्रेसी कॉज करता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द different kinds of, we can say, bacterial diseases and against which they antibiotics will be needed of course। हालांकि एक बात बता दूं मैं आप सभी को, पेनिसिलिन ऐसा एंटीबायोटिक था जिसका इस्तेमाल तो किया गया, पर फिर बाद में ये नोटिस करने चालू किया कि पेनिसिलिन के कारण से काफी सारे लोगों में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, सब ठीक नहीं हो जाते पेनिसिलिन से। ठीक है, तो इसीलिए फिर पेनिसिलिन का एक लेसर सेंसिटिव फॉर्म डेवलप किया गया और उसका नाम रखा गया एम्पिसिलिन। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमें एंटीबायोटिक्स बीच बीच में चेंज करने पड़ती है, बिकॉज उनका एफिकेसी अगेंस्ट बैक्टीरिया धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज बैक्टीरिया भी इवॉल्व करेंगे ना अपने आप को, आप जिसको मार रहे हो वो भी इवॉल्व करेगा खुद को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी हो गया जो हमने बोला microbes in industrial products में we have seen first thing as antibiotic and we have seen the fermented beverages also। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। अब थर्ड पे आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो कि हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एक्शंस। ठीक है, तो कुछ जो हम बनाते हैं उसमें कुछ नाम है, साइट्रिक एसिड, इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंजाई है। एसिटिक एसिड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एंड ब्यूटाइरिक एसिड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कि एक बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये 4 एसिड्स हम बनाते हैं, इससे भी ज्यादा एसिड्स हम बनवा सकते हैं, बहुत सारे होते हैं बच्चों। बेंजोइक एसिड होता है 6 कार्बन वाला, वैसे ये सारे हैं। एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन वाला, ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन वाला, लैक्टिक एसिड 5 कार्बन वाला होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कार्बन वैल्यूज, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, ओके, सो दैट इज इट। क्या क्या हमने देखी यहाँ पर एग्जाम्पल, साइट्रिक एसिड विल बी फॉर्म्ड बाय वन फंजाई नेम्ड एज एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, नाइग्रिकेंस भी बोलते हैं कई बार। एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय वन बैक्टीरिया कॉल्ड एज एसिटोबैक्टर एसिटी। ब्यूटाइरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम which is a bacteria again. Lactic acid lactobacillus acidophilus which is a bacteria again. ठीक है, तो ये हुआ फोर्थ कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हम माइक्रोबियल हेल्प से बनवा सकते हैं। फिफ्थ आता है इथेनॉल। इथेनॉल जो है ये है बेसिकली C2H5OH। इथेनॉल will also be produced by the action of Saccharomyces cerevisiae only।
ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का इस्तेमाल से हमने बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए, प्रॉपर इथेनॉल बना सकते हैं और इससे डो राइस करवा पा रहे थे। 3 इसके यूज हमने अभी तक देख लिए, ठीक है। दिस इज ऑल। अब ये क्या चीज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैं आप लोगों को एक्चुअली एक सर्फैक्टेंट की एक्शन दिखा रही हूँ। जब कपड़े के ऊपर स्टेन्स हो जाते हैं बच्चों, तो सर्फैक्टेंट आके कपड़े के ऊपर चिपकता है और वहां से डर्ट को वो उड़ा ले जाता है और हमारा क्लोथ बहुत साफ हो जाता है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा के जैसे। तो यही कि सर मेरे पास भी घड़ी है, देखो। तो इसके बाद में क्या आता है कि ये जो चीज हमने करवाई है, दिस विल बी द help of, we will be taking the help of some of the enzymes which will be categorized as a category lipase enzymes। तो मुझे बताओ, अक्सर ही हम जो खाना खाते हैं अगर वो हमारे कपड़ों पे गिर जाए, स्टेन आ जाए, तो वो स्टेन किसी ऑयली फूड के कारण होती है मोस्टली, ठीक है। ऑयली फूड मतलब कि लिपिड रिच फूड होगा, ठीक है। लिपिड रिच फूड जो है उसको ब्रेक करवाना है मुझे अगर, तो ताकि मेरे कपड़े के ऊपर वो लिपिड का स्टेन नहीं आए, तो उस लिपिड को मैं तोड़वाने के लिए लाइपेज जैसे एंजाइम्स की हेल्प ले सकते हो। तो बच्चों लाइपेज के जैसे एंजाइम जो है ये हम इंडस्ट्रियल स्केल पर बनवा लेते हैं और हम क्या करते हैं, इन एंजाइम्स को सर्फैक्टेंट्स के साथ में मिला देते हैं, डिटर्जेंट्स के साथ में, ठीक है। और डिटर्जेंट्स हमारे ऐसे बन जाते हैं जो कि कड़े से कड़ा दाग भी निकालने में सक्षम हो जाते हैं, कई सारे, हाँ सारे नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि ऐसे दाग अच्छे हैं वाला नहीं, दाग खराब है, ठीक है, दाग अच्छे हैं मीनिंग वो निकालने की कैपेसिटी रखते हैं उसको। फाइन इनफ। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं एंजाइम्स के अंदर, हम एप्पल जूस का एग्जांपल देखते हैं। ये आप एप्पल जूस आपने बनाया तो ऐसा लग रहा है कि घर में बना दिया, क्योंकि आपने एप्पल को पीस लिया पानी डाल के, तो आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे उसमें सोल्यूबल सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ तैर रहा होता है उस एप्पल जूस में। लेकिन जब हम मार्केट से लेके आते हैं एप्पल जूस, तब हम देखते हैं कि वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो वो जो क्लैरिटी उसमें आती है उसको हम अचीव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एंजाइम्स, और उसमें एक कैटेगरी ऑफ एंजाइम का नाम होता है पेक्टिनेज। तो पेक्टिनेज जैसे एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों, ये क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल्ड जूसेस में हेल्प करते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल्ड जूसेस, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स लाइक पेक्टिनेज, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड एक एंजाइम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, सॉरी स्ट्रेप्टोकाइनेज, नॉट थ्रोम्बोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है बच्चों, ये एंजाइम जो है ये क्लॉट बर्स्टर एंजाइम कहलाता है, क्लॉट बर्स्ट कर देगा ये। एक सेकेंड ना देखो क्लॉट बर्स्टर एंजाइम, अब ये क्या है, अब आप सभी लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे डिजीज का नाम सुना होगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे डिजीज जो है उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाते हैं। थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट बन जाता है इंटरनली। अगर ये ब्लड क्लॉट ज्यादा लंबे समय तक किसी भी ब्लड वेसल में रहता है, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम इट विल बी कॉजिंग इज दैट ये ब्लड वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपकी ब्लड वेसल के अंदर इस प्रकार से कोई क्लॉट बन जाता है बच्चों, तो वो ब्लड वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और ब्लड का फ्लो जो है वो इम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्लड किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को के पास पहुंच रहा था, तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा पर्सन को डिफिकल्टीज आ सकती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स एकदम से खड़े हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, किडनी फेल हो जाती है, किडनी खराब हो सकती है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स पर्सन को आ सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम के एंजाइम जो है ये इस क्लॉट को रप्चर कर देते हैं स्मॉलर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में। तब क्या होगा, ये क्लॉट अगर स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो इम्पेयर नहीं होगा, ठीक है, और ये ब्लड आसानी से यहाँ पर ट्रैवल कर पाएगा टू द टारगेट ऑर्गन। ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लेकिन एक इमरजेंसी सोल्यूशन जरूर साबित हो सकते हैं। ओके, तो अभी हमने जो 3 एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, वो तीनों एंजाइम्स के नाम क्या क्या थे, वन वाज लाइपेज, अनदर वन वाज पेक्टिनेज एंड द थर्ड वन वाज स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये सब देखते हैं अपन। तो लाइपेज,
मैंने क्या बताया लाइपेज के बारे में कि लाइपेज विल बी एडेड विद डिटर्जेंट और वो ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा फ्रॉम द क्लॉथ्स एंड लॉन्ड्री। पेक्टिनेज नाम का एंजाइम जो है इट विल बी हेल्पिंग अस इन रिमूविंग दी we can say floccules or coagulated portion of fruit in the fruit juice, helping in the clarification of the bottled juices like apple juice, orange juice, mango juice, etc. ठीक है। Streptokinase is produced by Streptococcus named bacteria, ठीक है, and will be utilized for bursting of clot, hence named as clot burster. And it will be removing the clots from blood vessels of patients who have undergone the myocardial infarction leading to the heart attack. Not always myocardial infarction, but as I have said कि ये कई बार जो है ब्रेन रिलेटेड स्ट्रोक्स वगैरह कंडीशन में भी क्लॉट बन जाता है बॉडी में, जिसमें कि ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लॉट कैसे बनता है, वही इमेज यहाँ दिखा है। एथेरोमा बन जाता है, कई बार एथेरोमा बन जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और ये भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना के दे रहे होते हैं। तो बायो एक्टिव का क्या मतलब है कि ये कंपाउंड्स अपने itself they will be having or carrying a biologically active kind of tendency to resolve some of the problem। ठीक है, ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जिनको हम डिजीज ट्रीटमेंट के लिए एक केमिकल मॉइटी की तरह, एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक एग्जांपल आता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये नाम प्रोबेबली सब लोगों ने सुना होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, तब हम साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में जरूर बात करते हैं। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन ए एक ऐसा कंपाउंड है बच्चों जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। ये किसी भी इंसान की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। किसी भी पर्सन को अपनी इम्यूनिटी सप्रेस क्यों करवानी पड़ रही है? ऐसा व्यक्ति जिसने किसी दूसरे की बॉडी से कोई ऑर्गन लिया है और अपने बॉडी में उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाया है बिकॉज ऑफ नॉन फंक्शनैलिटी ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का किडनी फंक्शन नहीं कर रहा तो उसने दूसरे पर्सन का किडनी लेके अपने बॉडी में फिट करवाया है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स ऑफ कोर्स। तो वैसे केसेस में दूसरे इंसान की ऑर्गन आपके बॉडी में फंक्शन इतना इजीली नहीं कर सकती है, क्योंकि बॉडी रिजेक्ट कर देती है कि ये तो मेरा नहीं है। ठीक है, ये तो कोई दूसरा है, ये पराया है, ये नॉन सेल्फ है। और अगर हम ऐसा हमारी बॉडी ने अंदर अंदर बोल दिया कि ये तो नॉन सेल्फ है, तो उसके सिर्फ बोलने की देर है और सारे डब्ल्यूबीसीज अटैक कर देंगे उस ऑर्गन के ऊपर। अगर डब्ल्यूबीसीज उस ऑर्गन के ऊपर अटैक कर देंगे बच्चों, तो ये पर्सन के लिए बड़ी डेंजरस बात हो जाएगी ना। एक तो उसने दूसरे की ऑर्गन लिया है अपने अंदर ताकि उसका काम चल सके, लेकिन डब्ल्यूबीसीज इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उसको नॉन सेल्फ मान के अटैक कर रहे हैं। वैसे केसेस में पर्सन के डब्ल्यूबीसीज को थोड़े दिन के लिए चुप होने के लिए बोलना पड़ता है। डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं कि तुम चुपचाप बैठना, इसे बोलेंगे इम्यूनिटी को सप्रेस करना। इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं उन केसेस में जिनमें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज अ काइंड ऑफ मेडिकेशन। इसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फंजाई से ऑब्टेन होता है और उस फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंजाई से साइक्लोस्पोरिन ए नाम का मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, दूसरा बायोएक्टिव कंपाउंड है, उसका नाम होता है स्टैटिन। स्टैटिन बेस्ड मेडिकेशंस बहुत कॉमनली हार्ट पेशेंट्स खाते हैं, जिसमें कि कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ, लाइक अटोरवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन। ठीक है, देयर कुड बी सो मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ द स्टैटिन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जो स्टैटिन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं ये एक ईस्ट से निकाले हुए हैं और उस ईस्ट का नाम होता है मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, ये जो मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट है इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन स्टैटिन्स को, और स्टैटिन्स क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे के अंदर एक एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक इमेज में बताती हूँ। मान लो कि कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, और कोलेस्ट्रॉल बनता है किसके हेल्प से बच्चों? एसिटिक एसिड के हेल्प से बनता है हमारी बॉडी में। तो इस बायोसिंथेसिस पाथवे के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है,
इसमें एक स्टेप के अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है और उस एंजाइम का नाम होता है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। ये वाले एंजाइम को इनहिबिट कर देता है कौन? स्टैटिन नाम का मॉलिक्यूल। अगर बीच में ही पाथवे रुक गया तो क्या कोलेस्ट्रॉल बनेगा बॉडी में? तब कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं। बीच में ही हमने स्टैटिन नाम के मॉलिक्यूल से इस HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करवा दिया है, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे में कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, और जब ये बनेगा ही नहीं तब पर्सन की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा कैसे? ठीक है, तो इसीलिए जो लोगों को ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई होते हैं उनको स्टैटिन बेस्ड मेडिकेशंस दिए जाते हैं सो दैट उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सके और उन्हें कोई हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसे सडन प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव सीन द यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। नाउ बच्चों, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जितना सारा वेस्ट जो हमारे घर से पानी निकलता है एवरीडे, आप खुद इमेजिन करो कितने मेंबर्स हमारे घर में रहते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे देखा जाए तो फिर कितने सारे घर हैं और कितना सारा खराब पानी एवरीडे रिलीज होता है। ठीक है, वो खराब पानी सीवेज जो है वो ड्रेनेज पाइप्स के थ्रू होते हुए जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि इस पानी का फाइनली हमें लिबरेशन किधर करना होगा? ये गंदा पानी एक्चुअली में जाता किधर होगा और इसका फिर फाइनली होता क्या होगा? तो सीवेज जो होता है, जितना भी पानी खराब निकलता है ड्रेनेज पाइप्स के थ्रू, वो सारे के सारे वाटर का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इस खराब पानी को एक ऐसे पानी में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको कि अगर हमने नदियों के साथ मिक्स कर दिया या पॉन्ड वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो वो थोड़ा सा प्योर हो जाएगा, खराब नहीं रहेगा इतना, प्लस वो इन्फेक्शन के भी चांसेस कम हो जाएंगे उस पानी में, बिकॉज फाइनली तो वी ऑल डिपेंड अपॉन द रिवर वाटर सोर्सेस ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर, राइट? और अगर हम गंदा पानी नदियों के साथ मिलाते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो हमें कभी अच्छा पानी कैसे मिलेगा? ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं बच्चों। ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा बिकॉज मैंने यहाँ पर इसको डायग्रामेटिकली समझाया है, प्लस मैं आप लोगों को यहाँ पर इसे इस तरीके से समझाने वाली हूँ जो कि फ्लो चार्ट पैटर्न में भी रहेगा। ठीक है, तो रॉ सीवेज, जितना भी गंदगी है रॉ सीवेज आ रही है उसको हम कुछ फिल्टर करेंगे पहले तो स्क्रीन लगा के। ठीक है, ताकि हमारे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हो, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाए। तो जो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेटर की मदद से हम इसे घुमाएंगे भी सही, और फिर इसको ग्रिट जो है, मतलब जो स्टोन या मिट्टी के पार्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है, वो ग्रिट अलग से नीचे नीचे सेडिमेंट हो जाए, हम ऐसे चाह रहे ये ग्रिट डिस्पोज कर देंगे हम। ठीक है, और जो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा ना, इसको हम प्राइमरी क्लैरिफायर में भेजेंगे। प्राइमरी क्लैरिफायर जो है इसमें हमारे पास में दो चीजें इकट्ठी हो जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में, एक आ जाएगा रॉ या प्राइमरी स्लज और दूसरा आ जाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट। जो इफ्लुएंट है बच्चों, ये ऊपर ऊपर सुपर नाटेंट पानी जो रह गया है वो है, इसको हम ऊपर पंप करेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट को पंप करेंगे और एरेशन टैंक में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एयर डाली हुई है। एयर क्या करने वाली है, यहाँ पर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह रहेंगे, ठीक है, वो फ्लॉक्यूल्स बना लेंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, और जो यहां से वापस आगे बढ़ेगा फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाएगा। ये फ्लॉक्यूल्स ऑफ बैक्टीरियाज आपको दिख रहे हैं सभी को, जो इकट्ठे थक के जम गए हैं, इसमें से थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज हम वापस से भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर, ताकि जल्दी से ये फ्लॉक्यूल्स बन सके। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस पानी के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी होगा, राइट? वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को बैक्टीरियाज खा जाए और वो बैक्टीरियाज जो है वो सबके सब फ्लॉक्यूल्स बना लें। फिर हम उन बैक्टीरियाज को, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं अभी यहाँ पर, उनको हम सेपरेट करके थोड़ा सा दोबारा वापस भेज देंगे, ताकि क्या होगा, जल्दी जल्दी इसका डाइजेशन हो पाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और हमारा पानी ऑर्गेनिक कंटेंट से फ्री बनता जाएगा। जैसे हमारे पानी में ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है बच्चों, ऐसे पानी को हम नदियों के साथ मिला दें तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए वो प्रॉब्लम क्या आती है,
जब आपने ऐसे पानी को नदियों के साथ मिला दिया है तो वो पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है उसके कारण से एल्गल ब्लूम आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंटेंट अगर ज्यादा होगा पानी में तो हमारे पानी में अलगल ब्लूम आ जाएगा, और अगर हमारे पानी में अलगल ब्लूम आ गया बच्चों तो नीचे जितने भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, फिशेस प्रेजेंट है, वो सबके मरने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पानी है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट मिनिमाइज हो जाए बैक्टीरिया के कारण से। ठीक है, अच्छा, फिर जो ये प्यूरिफाई करा हुआ है इसको सेकेंडरी इफ्लुएंट बोल रहे हैं। इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हमने डिसइंफेक्ट कर दिया है ताकि इसमें अब कोई बैक्टीरिया नहीं रहे, और फिर हम इसे किसी भी सोर्स वाटर में डाल सकते हैं। ठीक है, कई बार इसका टर्शरी ट्रीटमेंट भी करते हैं ताकि ये और प्योर हो जाए और फिर हम नदियों में भेज पाए। कितना अच्छा है, पर ऐसा सब जगह पे नहीं है। कई जगहों पर जो एरियाज हैं जहां पर अभी तक अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, अभी बहुत रूरल है, और वहां पर अभी भी कई बार ऐसा होता है कि गंदे ड्रेनेज पाइप्स जो है डायरेक्टली नदियों में मिल रहे हैं। ठीक है, इसे हमें प्रिवेंट करना चाहिए। तो देखो, जो भी पूरा हमने भी पढ़ा इसको एक बार फटाफट से फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जो गंदा पानी हमारे पास था उसका हमने क्या करा, फिल्ट्रेशन करा। फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो उसमें तैरता हुआ कचरा था वो अलग हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रीज। फिर हम सेडिमेंट करेंगे, उसको सेडिमेंट करेंगे तो नीचे नीचे ग्रिट रिमूव हो जाएगी, जो भारी मिट्टी है वो। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या होगा, एक आएगा प्राइमरी स्लज जो कि नीचे सेटल डाउन हो गया है पूरा का पूरा गंदगी, और एक आएगा प्राइमरी इफ्लुएंट, सबसे पहली बार का ट्रीटमेंट है ना क्योंकि तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट आएगा वो सुपर नाइट्रेट जितना भी पानी था वो। ठीक है, इन पानी को हमने लार्ज एरेशन टैंक्स में पास किया और उसे कॉन्स्टेंटली हम एजिटेट कर रहे हैं, हिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ऐसा कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लॉक्स बन जाएंगे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि पानी में बहुत सारा ऑर्गेनिक कंटेंट है और ऑफकोर्स बैक्टीरियाज भी होंगे, तो वो बहुत सारे बैक्टीरियाज के फ्लॉक्स बन जाएंगे। और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट रिचनेस भी है और हमने एयर भी प्रोवाइड करी है, तो एरोबिक बैक्टीरियाज के फ्लॉक्स बनेंगे मेनली। ठीक है, masses of bacteria associated with fungal filaments, और इस कारण से मेशवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, और ये मेशवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इन्हीं को हम फ्लॉक्स बोल रहे हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसे लार्ज सेटिंग टैंक में पास करेंगे। एक्टिवेटेड स्लज जो है, जो कि सेडिमेंट हो गए हैं बैक्टीरिया के फ्लॉक्स, नीचे नीचे आ जाएंगे हमारे, उनको उनमें थोड़ा सा पार्ट लेके हम दोबारा से एरेटिंग चेंबर में भेज देंगे। ठीक है, मेजर पार्ट विल बी पम्प्ड इनटू एरोबिक डाइजेस्टर्स एंड एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेशन प्रोड्यूसेस बायोगैस। फिर हम क्या करने वाले, इसमें एक बार हमने एरोबिक बैक्टीरिया से करवा दिया डाइजेशन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, फिर हम एन एरोबिक बैक्टीरिया से भी करवाएंगे। एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसमें बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसका डाइजेशन कर देंगे और फाइनली बनाएंगे बायोगैसेस लाइक मीथेन, ठीक है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे गैसेस का इस्तेमाल हम लोग जो है बायोगैस बन गई है क्योंकि, तो वी कैन यूज दीज गैसेस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एटसेट्रा। पर जो पानी हमारा प्योर हो गया फाइनली उसको हम नेचुरल वाटर बॉडीज में लिबरेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आता है तो आप अगर एग्जैक्टली ऐसे बना देते हो तो आपके पूरे 4 मार्क्स पक्के हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में दे रहे हो ये क्वेश्चन का आंसर, तो जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें फुल मार्क्स अगर आपको मिल सकते हैं अगर आपने ये पूरा बना दिया तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है, देखो इस तरीके से गंगा एक्शन प्लान बता रही हूँ मैं, यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान में गंगा वाला देखते हैं। तो पहले ऐसा गंदा पानी होता था, इतना गंदगी मिली हुई। ठीक है, फिर जब बाद में इसका वेस्ट डिस्पोजल की बात समझ आने लगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने वहां पर, और गंगा को क्लीन गंगा, ठीक है, ऐसा हमने उद्देश्य स्थापित करा कि हमें नदियों को साफ रखना है। ठीक है, तब नदी कुछ ऐसी दिखती है, बताओ कितना सुंदर हो गया। ठीक है, तो ये सुंदरता जो है अपने आप नहीं आ सकती, ये अवेयरनेस चाहिए होगी इसके लिए और बहुत एफर्ट्स लगते हैं। हर इंसान को सुधरना पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति के सुधरने से ऐसी स्वच्छता कभी भी नहीं आ सकती, राइट। ठीक है, फिर हमने अभी बायोगैस के बारे में बात करी, तो बायोगैस वाला जो प्लांट होता है, ठीक है, वो कैसे फंक्शन करता है ये हम एक बार देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, ये देखो यहाँ पर डंग और वाटर, ठीक है, ये डाइजेस्टर, और ये हमारा यहाँ पर गैसेस इकट्ठी हो रही है, गैस होल्डर, ये गैस लिबरेट हो रही है, और ये स्लज। ठीक है, इस प्रकार का बायोगैस प्लांट दिखता है। एक कॉन्क्रीट टैंक है जो कि 10 से 15 फीट डीप है, ये देखो 10 से
15 फीट डेप्थ है इसकी, टू कलेक्ट द बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ डंग। A floating cover is placed over the slurry, which keeps on rising as the biogas is produced. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, जैसे जैसे बायोगैस बनेगी वैसे वैसे एक फ्लोटिंग कवर थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ढक्कन ऊपर जाएगा तो मालूम पड़ेगा नीचे एयर बन रही है, ठीक है, तभी तो ऊपर आ रहा है, वरना क्यों आ रहा होगा। एंड आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू पाइप टू सप्लाई दी बायोगैस, ये देखिए। एंड अनदर आउटलेट टू रिमूव स्पेंट स्लरी यूज्ड एज फर्टिलाइजर, जो स्लरी का ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हमने इनलेट रखा, ये हमारा टैंक है, ठीक है, इस टैंक में डाइजेशन हो रहा है, हमने एक ढक्कन ऐसे लगा दिया जो कि थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे जैसे हमारी बायोगैस बनेगी वो बायोगैस बाहर हम इफेक्टिवली कलेक्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आउटलेट। और जो यूटिलाइज स्लज है उसको रिमूव करने के लिए भी हमारे पास में एक रिमूवर असेंबली है। तो ये सारी चीजें होती है बायोगैस प्लांट के अंदर, ठीक है। बायोगैस कौन बना रहे हैं? ऑफ कोर्स वो बैक्टीरियाज बना रहे हैं जिनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस बैक्टीरियाज आर दोज microorganisms which will be helping us in production of biogas utilizing this dung and water, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बायोगैस प्लांट कैसे वर्क करता है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम है IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, ये जो दोनों हैं इन्होंने मिलकर बायोगैस प्रोडक्शन में इंडिया को की टेक्नोलॉजी को स्थापित किया, ठीक है। IARI एंड KVIC जिनके फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल बच्चों। फिर हमारा जो छोटा सा एक टॉपिक बचता है जिसमें है बायो कंट्रोल एजेंट्स। क्या क्या ऐसे एजेंट्स हैं जो कि बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूटिलाइजेशन फॉर कंट्रोलिंग सम और द अदर इन्फेक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, और एनिमल्स लाइक दैट, ठीक है। तो बैसिलस thuringiensis, ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा रखा है मैंने आप सब लोगों को। बैसिलस thuringiensis बीटी टॉक्सिन बनाता है नॉर्मली, और बीटी टॉक्सिन से इंसेक्ट्स दूर भागते हैं। तो जब हम किसी प्लांट में ये बीटी जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसमें बीटी टॉक्सिन बनने चालू हो जाता है, तो उन प्लांट्स के ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करते नेचुरली, ठीक है। सो बीटी बैसिलस thuringiensis एक ऐसे बैक्टीरिया है जो कि बटरफ्लाई या कैटरपिलर्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है किसी भी प्लांट के ऊपर, वहां पर उनको नहीं फटकने देता, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, ये एक अफांजाई है। ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट होती है काफी सारे प्लांट पैथोजेंस की, ठीक है, काफी सारे प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करके रखती है, एक फंजाई नेचुरली एग्जिस्टिंग, ठीक है। एक आता है हमारे पास वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है, ये एक स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन होल्ड करता है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा के इन्फेक्शन से प्लांट्स को बचाता है, ओके, उनके ऊपर अटैक कर देता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। तो 3 बायो कंट्रोल एजेंट्स हमने देखे, बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा फंजाई एंड न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, अ वायरस व्हिच विल प्रिवेंट द इन्फेक्शंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और लास्ट आता है हमारे पास में बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन बायो पेस्टिसाइड्स, अभी हम बायो फर्टिलाइजर्स देख रहे हैं बच्चों। बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी प्रेजेंस मात्र ही क्या कर देगी, प्लांट को नेचुरली नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प कर देगी। उसे जो चीजें चाहिए होती है मिट्टी से, इनकी प्रेजेंस जो है वो उन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगी, उन्हें कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, एलिमेंट रिक्वायरमेंट को फ्लरिश करेगी, फुलफिल करेगी। इसमें कुछ आते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें एग्जांपल आता है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ पल्सेस लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में। तो जिन प्लांट्स जैसे कि पल्सेस हो गए उनमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, तो कैसे होगा, उनके रूट के अंदर ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, ठीक है। एजोस्पाइरुलम एंड एजोटोबैक्टर, ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, एजोस्पाइरुलम एंड एजोटोबैक्टर, और नाइट्रोजन को प्लांट के द्वारा यूटिलाइज करने में ये हेल्प करते हैं। कौन कौन हो गया है, राइजोबियम, एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर। राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक वन जो कि रूट के साथ में रहता है नोड्यूल्स में एसोसिएशन में,
और फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं एजोट्रोबैक्टर और एजोस्पाइरलम जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है? इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट्स। पाइनस जो है प्लांट, उनके पाइन ट्रीज जो होते हैं उनके रूट के एसोसिएशन में तो माइकोराइजा परमानेंट रहती है। तो माइकोराइजा एक फंजाई है बेसिकली, जो कि अगर प्लांट के रूट के साथ में जुड़ जाती है तो प्लांट को दूर दूर से पानी खींचने में हेल्प करती है, उनको आयंस देने में हेल्प करती है। तो प्लांट बदले में इसको क्या देता है? प्लांट बदले में इसको बना बनाया खाना देता है और रहने की जगह देता है। तो ये प्लांट को पानी और आयंस दे रही है, प्लांट बदले में इसको रहने की जगह और खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म्स माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स, ठीक है। The fungal symbiote absorb phosphorus from the soil and pass it to plant. वो क्या करते हैं? phosphorus and water को absorb करते हैं और प्लांट को पास कर देते हैं। प्लांट के लिए क्या बेनिफिट है? प्लांट के लिए ये बेनिफिट है कि पानी दूर दूर से मिल रहा है, पहली बात तो ये। और क्योंकि एक फंजाई है बच्चों, हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि फंजाई एंटीबायोटिक्स बनाती है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगी, तो वो प्लांट बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार नहीं हो सकता, ठीक है। रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सलाइनिटी एंड ड्रॉट, वहां नमक ज्यादा है, वहां सूखा पड़ गया, तब भी पौधे को नुकसान नहीं, क्योंकि उसके पास माइकोराइजा है जो दूर दूर से पानी लेके उसके लिए आने वाली है, एंड इस कारण से प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाता है। सो माइकोराइजा एक बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम काफी सारे प्लांट्स के लिए। फिर रहते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक ऑर्गेनिजम्स का नाम है। ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी रखते हैं और फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी भी रखते हैं। इसमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया जिनका नाम है नॉस्टॉक एंड एनाबेना, इनको पैडी मतलब कि चावल के फील्ड्स के आसपास में ज्यादा ग्रो करवाया जाता है ताकि चावल की ईल्ड बढ़ सके, ठीक है। तो इन द पैडी फील्ड्स इट विल बी सर्विंग एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, और ये ऐड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करने वाले हैं साइनोबैक्टीरियाज? ये ऑर्गेनिक रिचनेस बढ़ाने वाले हैं सॉइल के आसपास में, और ये खुद फोटो ऑटोट्रॉफिक टाइप के होते हैं, क्योंकि इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज भी करते हैं। तो जहां पर ये पैडी फील्ड्स में पाए जाएंगे वहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट रिचनेस भी होगी, वो चावल का पौधा ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। सो दीज आर द बायो फर्टिलाइजर एग्जांपल्स, नाइट्रोजन फिक्सर्स, माइकोराइजिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दैट इज इट। तो इस चैप्टर में इतनी ही चीजें होती हैं बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। दिस इज अ वेरी 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 सिंपल चैप्टर जिसको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया है, एंड आई होप कि आप इसको जब एक बार रिवाइज करेंगे इट विल बिकम अ वेरी सिंपल वन शॉट फॉर ऑल ऑफ यू, और आप लोगों को प्रोबेबली सारे ऑर्गेनिजम्स और उनके इस्तेमाल पता होंगे। सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, एंड आई होप that all my students can perform well in their examinations, and जितने भी students हैं wishing them all the best for the examination of biology, and wish you all the best बच्चों। Please don't forget to like, share and subscribe this channel Biology by Amrita Raval. Thank you so much for watching the lecture.